Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes and I am Dr. DL कुमार। और आज हम बात करेंगे कोशिका की खोज, आकृति, आमाप और जीवन अवधि। बेटा इससे पूर्व की वीडियोस में हमने कोशिका का परिचय, कोशिका का शाब्दिक अर्थ, इसके अलावा कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में 4 सब टॉपिक बात करेंगे, जिसमें कोशिका की खोज, कोशिका की आकृति, कोशिका का आमाप और जीवन अवधि। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज या अपन कहें डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए कोशिका की खोज से विभिन्न वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, उनमें से हम कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों की बात करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले बात करें रॉबर्ट हुक। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। मृत पादप कोशिका की खोजकर्ता कौन है भी? रॉबर्ट हुक। तो देखिए 1665 में पादप मृत सेल की खोज किसने की भी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक गणितज्ञ के साथ साथ फिजिशियन के वैज्ञानिक थे और उन्होंने पादप की छाल का अध्ययन करते हुए अपनी खुद की माइक्रोस्कोप में उसका अवलोकन करते हुए एक हेक्सागोनल या मधुमक्खी के छत्ते के समान षटकोणीय रचना देखी, जिसे सेलुली नाम दिया। तो उन्होंने कैसे अध्ययन किया भी? पादप की छाल की कॉर्क सेल का अध्ययन स्वयं या स्वनिर्मित स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की या सेल की खोज की। देखिए आगे अपन बात करें, इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो मृत थी और इन्होंने क्या नाम दिया उसको? सेलुली। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या नाम दिया था भी? सेलुली नाम दिया था। और सेलुली जो शब्द है ग्रीक लैटिन भाषा के सेला शब्द से बना है। सेला और सेला मीन्स क्या होता है? एक कंपार्टमेंट या एक बंद प्रकोष्ठ होता है। और उसी से बाद में सेल शब्द आया। तो सेला शब्द से बना और सेल शब्द उद्भव हुआ। तो उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने उसे क्या नाम दिया था भी? सेलुली। ठीक है, आगे अपन बात करें रॉबर्ट हुक ने जो अपना कार्य है, तो रॉबर्ट हुक ने अपना कार्य माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित करवाया। तो अपने कार्य को उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित
करवाया। आगे अपन बात करें तो देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की थी वो कॉर्क सेल थी और एक मृत पादप सेल थी और उन्होंने उसे सेलुली नाम दिया था। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका थी। उन्होंने किस रूप में उसको देखा था? एक षटकोणीय या हनीकप के समान उसको रचना को नाम दिया था। तो देखिए, उन्होंने एक षटकोणीय हेक्सागोनल या हनी कब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखा। तो उन्होंने किस रूप में देखा था इसको? हनीकब या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रूप में देखा था। आगे अपन बात करें तो ये तो था रॉबर्ट हुक। अगला वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1675 में 1675 या 1674 में अपने अनुसंधान कार्य किया। इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित जंतु कोशिका की खोज की। तो जीवित जंतु सेल की खोज किसने की भी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित जंतु कोशिका की। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वह कोशिका क्या थी? एक कोशिकीय जीवों की थी। तो यूनिसेल्यूलर थे, एक कोशिकीय, जैसे जीवाणु प्रोटोजोआ संख्य जंतुओं के एक कोशिकीय के रूप में। इसके अलावा उन्होंने मानव के शुक्राणु और आरबीसी के रूप में खोज की थी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित जंतु कोशिका की खोज की और उन्होंने एक कोशिकीय जीवों के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, मानव की शुक्राणु और आरबीसी के रूप में जीवित जंतु कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो उन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या नाम दिया था इसको? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया था इस कोशिका को जो उन्होंने खोजा था? एनिमल क्यूल नाम दिया कोशिका। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो ये आपको दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं खोज में। पहले रॉबर्ट हुक और दूसरे नंबर पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, खोज अपने क्लियर हो गई। इसके अलावा एन ग्रेव्यू और मार्सिलो मेलपिगो वैज्ञानिक भी है। मार्सिलो मेलपिगी वैज्ञानिक ने एनिमल और प्लांट जो टिश्यू है उनकी स्लाइड तैयार की थी और उसे यूट्रिकल नाम दिया था। तो अगर अपन उन वैज्ञानिकों की बात करें तो मार्सिलो मेलपिगी ने पादप और जंतु उत्तकों की एक स्लाइड तैयार की और उसे यूट्रिकल नाम दिया। इसी प्रकार अगर एन ग्रेव की अपन बात करें तो उन्होंने ये बताया कि एन ग्रेव ने ये बताया कि जो उत्तक है वो कोशिकाओं के कंटेंट है, यानी उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये दो वैज्ञानिक अपन और इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी अपने कोशिका की जो खोज है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोशिका की आकृति। तो सेकंड टॉपिक अपना भी कोशिका की आकृति। देखिए, जो कोशिका है वो बहुत सारी आकृतियां रखती है। कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है उसकी, कोई निश्चित आकृति नहीं है। तो कोशिका विभिन्न आकृतियों वाली हो सकती है। यदि मैं बात करूं जनरली
तो जनरली जो जंतु कोशिका है वो प्राय गोलाकार आकृति की होती है, यानी उसमें कोणीय शेप नहीं होती। तो अगर अपन कहें कि जंतु कोशिका है तो वो गोलाई ली हुई होगी या गोलीय आकृति में रहेगी, प्राय बात कर रहा हूं। बाकी इसमें भी हेक्सागोनल भी हो सकती है और भी बहुत सारी आकृतियों की हो सकती है, अपन जनरल बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका प्राय जो है वो कोणीय शेप रखती है, यानी वो किस तरीके की आकृति रखेगी, कोणीय शेप में रहेगी। तो इस तरह की कोण एंगल उपस्थित होंगे उसमें, तो कोणीय शेप की होती है। तो अपन पहली बात अपनी यह कहें कि प्राय जो पादप कोशिका है वो कोणीय शेप होती है, कोणीय आकृति की होती है। तो प्राय पादप से कोणीय आकृति रखती है, ठीक है। और अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूं तो प्राय जंतु से गोलीय आकृति रखती है, गोलीय आकृति रखती है ये। तो ये गोलीय आकृति रखेगी और ये कोणीय आकृति रखेगी। इसके अलावा अपन बात करें कि कोशिकाओं की विभिन्न आकृतियां होंगी, तो कोशिकाओं में कौन कौन सी आकृतियां होंगी, तो अपन बात करें तो देखिए कोशिका जो है गोलाकार यानी इस तरीके की शेप लिए हुए ये कोशिका हो गई गोलाकार। दूसरे अपन कहें तो गोलाकार हो गई अंडाकार, तो अंडे के आकार की जब कोशिका हो तो ये अंडाकार। इसके बाद अपन बात करें तो अगली आकृति अपनी हो गई जिसे अपन कहते हैं बेलनाकार, तो बेलनाकार कैसी होगी, सिलेंडर के समान। इस तरीके की जब आकृति की कोशिका हो तो बेलनाकार। अगली अपन बात करें तो कोशिका हो गई स्तंभाकार, जब कोशिका इस तरीके से स्तंभ के समान हो, लंबी चौड़ी इस तरीके की आकृति की हो, स्तंभाकार, तो ये कौन सी कोशिका हो गई, स्तंभाकार। अगली अपन बात करें तो ऐसी विभिन्न आकृतियां रखती है कोशिकाएं, तो अपनी बात करें डिस्क के समान, तो डिस्क नुमा। अगली आकृति अपन बात करें डिस्क नुमा, तो डिस्क नुमा आकृति में कैसी होगी, इस तरीके से डिस्क के समान, बीच में से पिचकी हुई, इस तरीके की स्थिति की क्या रहेगी भाई, डिस्क नुमा। तो अपनी आरबीसी जो रहेगी वो डिस्क नुमा रहेगी। इसी प्रकार अपन बात करें तो घनाकार में कोशिका की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या रहेगी, घन के समान आकृति रहेगी। जैसे अपन इसको क्यूब के रूप में बात करें तो ये क्यूब बन गई। तो इस तरीके की जब आकृति की रहे, ये इस तरीके की आकृति जब रहे तो वो क्यों घनाकार हो गई कोशिका, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या हो, बराबर हो, सेम हो, तो घनाकार। इसके अलावा अपन बात करें तरकु नुमा या तरकुकार, तरकु के समान हो, इस तरीके से स्पिंडल के समान हो, तो मसल सेल कैसी होगी, स्पिंडल के समान होगी, तरकुनुमा होगी, तो तरकुकार। इसके अलावा ताराकार, तो ताराकार, देखो नाम से पता लगा किस तरीके की आकृति की होगी, तारे के समान आकृति रखेगी। तो इस तरीके की जब आकृति की कोशिका हो तो वो कौन सी हो गई, ताराकार। इसके बाद में अपन बात करें आयताकार, तो आयताकार कोशिका कैसी होगी, आयत के समान होगी, तो ये आयताकार हो गई कोशिका। तो ऐसे विभिन्न आकृतियां रखती है। इसके अलावा चमचाकार और आकृति पर बात करें तो चम्मच के समान, और स्पर्म जो शुक्राणु, देखो ये टीका क्या हो गया, अगला पार्ट, और ये इसकी केप हो गई शुक्राणु की, और ये इसकी मिडिल लेयर हो गई, और ये पूंछ हो गई, दिख रही है चम्मच के समान, तो इसे कहेंगे अपन चमचाकार। इसी प्रकार अपन कहें अनियमित आकृति की, तो अनियमित आकृति में क्या होगी, इरेगुलर शेप रहेगी, कोई निश्चित आकृति नहीं, या अपन कहें ब्रांचेज होगी। तो देखो अपनी नर्व सेल का नाम सुन देख, आकृति देखी भी होगी आपने, नर्व सेल इस तरीके से होती है, तंत्रिका कोशिका, तो ये इसमें एक्सोन पार्ट है, ये इसके टेलोन्ड्रिया पार्ट है, और ये डेंड्रोइड
पार्ट है, ये डेंड्रोइड्स है, डेंड्रोन और डेंड्रोइड्स, ये कोशिका काय वाला भाग है, बीच वाला। तो ये कोशिका, इसकी कोशिका आकृति होगी अनियमित आकृति की कोशिका है। तो ये विभिन्न आकृतियां आप देख रहे हो। एक ही जंतु में, एक ही जीव में, एक ही उत्तक में भी विभिन्न आकृतियों की कोशिकाएं हो सकती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आकृतियां हैं। तो कोशिका की आकृति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, कोशिकाओं की आकृति। अब अपन यहां बात करेंगे कि कोशिका की आकृति किन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो कोशिका की आकृति को निर्धारित करने वाला एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है, सबसे बड़ा जो कारक है वो है फंक्शन, कार्य। कार्य के आधार पर कोशिकाएं विभिन्न आकृतियां ग्रहण कर सकती हैं। तो कोशिका की जो आकृति है उसका निर्धारण कोशिका की जो कोशिका के फंक्शन है उसके ऊपर भी होता है और उस पर बहुत अधिक निर्भर करती है कोशिका की आकृति। तो आपने आकृतियां देखी, गोलाकार जो गोले के समान होगी सर्कुलर, अंडाकार अंडे के समान होगी, बेलनाकार बेलन के समान होगी, स्तंभाकार स्तंभ के समान होगी, डिस्कनुमा डिस्क के समान होगी, क्यूबॉइड या घन के समान घनाकार होगी, स्पिंडल एक थ्रेड लाइक जो तर्कनुमा होगी, इसके बाद जो है ताराकार तारे के समान आकृति होगी, आयताकार आयत के समान आकृति है, चमचाकार चम्मच के समान आकृति है, अनियमित आकृति तो इसकी कोई शेप नहीं है, अनियमित आकृति के अपन कह सकते हैं। इसके अलावा भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सूत्रवत रचना भी हो सकती है, सूत्रवत आकार की भी हो सकती है, सूत्रवत आकार। सूत्रवत आकार में कैसी होगी, एकदम सूत्र के समान, धागे के समान, इस तरीके। तो ये सारी आकृतियां क्या है, कोशिकाओं की विभिन्न आकृतियां हैं। जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कोशिका के आकार को निर्धारित करने वाला वो है फंक्शन। तो हम उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन यहां करेंगे कि कोशिका के आकार का को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन सबसे बड़ा फैक्टर मैंने कहा अभी कि कार्य जो है कोशिका के कार्य जो है कोशिका की आकृति को निर्धारित करते हैं। जैसे अपन बात करें सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी किस तरीके की आकृति की है, यह है सर्कुलर या गोलाकार आकृति की, गोलाकार या डिस्क नुमा है, या अपन इसे अवतल स्थिति भी कह सकते हैं। तो उस तरीके की आकृति की है ये। तो अब इसकी आकृति इस तरीके की क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, बहुत पतली पतली जो अपनी रुधिर वाहिनियां हैं उसमें फ्लो होती है, बहती है, उसमें गमन करती है। तो ये जो आकृति गोलाकार आकृति होगी तो इजी वे से उसमें प्रवाहित हो जाएगी। तो इजी वे से प्रवाह के कारण इसकी इस तरीके की आकृति है। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन और उनका ट्रांसपोर्ट करती है तो उसमें भी इसकी हेल्प करता है। तो कार्य निर्धारित कर रहा आकृति। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, देखो अपनी जो मसल्स है, पेशीय सेल है, पेशीय सेल या पेशीय कोशिका है। पेशीय जो कोशिका है वो कैसी है, तर्कनुमा है और या इलोंगेटेड शेप है, लंबी शेप है। तो उस आकृति, उसकी यह आकृति इसको संकुंचन में सहायता करती है। तो इसके संकुंचन होने के कारण इसकी आकृति कैसी है, इलोंगेटेड है, यानी दीर्घाकार कोशिका है। तो इलोंगेटेड शेप इसको प्रदान करती है, दीर्घ आकृति की होने के कारण। इसी प्रकार में अगर आपको बात करूं कि अपनी जो नर्व सेल है, अभी अपन बात की नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका किस तरीके की आकृति की है, इरेगुलर शेप है, अनियमित आकृति की है। तो अब इसमें जिससे आसानी से क्या हो सके, इसमें आवेग पहुंच सके, आवेगों के संचरण के लिए ये इस तरीके की ब्रांचेज और अनियमित आकृति इसकी है। तो ये फंक्शन निर्धारित करते हैं। दूसरा अपन कार्य, तो ये तो निर्धारित कर दिया आकार को। दूसरा अपन बात करें तो इसकी स्थिति या पोजीशन या स्थिति भी कोशिका की आकृति को निर्धारित करती है उसके नियमन में। जैसे अपनी स्किन या सरफेस पे उपस्थित कोशिका कैसी होगी, फ्लैटेड होगी, चपटी होगी, तो होगी ना आकृति। यदि अपन बात करें अपने इंटरनल ऑर्गनों की, तो इंटेस्टाइन और इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, घन के समान होती है, स्तंभाकार होती है। तो वो इंटरनल सेल होने के कारण वो कैसी हो गई, घनाकार या स्तंभाकार आकृति हो गई। तो पोजीशन दूसरा बड़ा कारण है, पोजीशन आकृति को निर्धारित करने वाला। इसके अलावा सेल वॉल, एज,
सीलिया, फ्लेजिला, प्रोटोप्लाज्म, स्केलेटन, ये भी कोशिका की आकृति को निर्धारित करते हैं। तो कोशिका की आकृति किन किन के ऊपर निर्भर करती है भाई? कोशिका के कार्य, कोशिका की स्थिति, कोशिका का प्रोटोप्लाज्म, कोशिका का स्केलेटन, कोशिका में उपस्थित सीलिया, फ्लेजिला और आयु, ये सभी कारक कोशिका की आकृति को निर्धारित करते हैं। इट इज क्लियर? तो यहां तक की बात अपने समझ में आ गई। हमने 2 टॉपिक अपन ने कर लिए, जो हम यहाँ 4 सब टॉपिकों की बात करना चाह रहे थे। उसमें से अपन ने कोशिका की खोज और कोशिका की आकृति का अध्ययन कर लिया। कोशिका की खोज में अपने 2 चीजें याद रखनी है। पहली रॉबर्ट हुक ने, जिसने पादप मृत कोशिका की खोज की थी, और दूसरी बात एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ, जिसने जीवित जंतु कोशिका की खोज की थी। कोशिका में की आकृति की अगर अपन बात करें तो कोशिका विभिन्न आकृतियां रखती है, जिसमें गोलाकार, अंडाकार, तर्कुनुमा, स्तंभाकार, आयताकार, घनाकार, ताराकार, विभिन्न आकृतियां होती है। और इनकी आकृति को निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या है? तो वो कारक है कोशिका के कार्य, कोशिका का पोजीशन या स्थिति, कोशिका का प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य, कोशिका की आयु, कोशिका में उपस्थित पक्षमाभिकाएं और कशाभिकाएं, कोशिका का स्केलेटन सिस्टम, ये सभी कोशिकाओं की आकृतियों को निर्धारित करते हैं। तो ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए। आगे अपन बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपना है भाई, वो है कोशिका का आमाप। तो हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल, कोशिका का आमाप, या अपन इसे क्या कह सकते हैं बेटा? आकार, या अपन कहें से साइज ऑफ सेल, कोशिका का साइज। देखिए बेटा, आपको पता है कि कोशिका एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, एक सूक्ष्मदर्शी क्या है? इकाई है सजीवों के शरीर की। तो एक सबसे छोटी इकाई के रूप में है। तो सजीवों के शरीर की क्या है? छोटी इकाई। तो ये अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो यह अति सूक्ष्म आकार रखती है। तो अति सूक्ष्म आकार रखती है। अब छोटे आकार को नापने के लिए अपने किसकी इकाइयों की? छोटी इकाइयों की आवश्यकता है। जैसे बड़ी दूरियों को नापने के लिए अपने को बड़ी दूरी की बड़ी इकाइयों की आवश्यकता है, ऐसे ही छोटी दूरियों को नापने के लिए अपनी छोटी इकाई की आवश्यकता है। तो अपन जितनी भी कोशिका और कोशिका अंग जो है, उनको जो आकृति या उनकी साइज को मापने के लिए हम प्राय जो मापन या इकाइयां जो काम में लेते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, इसके अलावा माइक्रोन, एंगस्ट्रोम जैसी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो इन इकाइयों का यह है दूरी, छोटी दूरी की इकाई। तो छोटी दूरी की इकाई, तो छोटी दूरियों को नापने के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। तो कोशिका को नापने के लिए अपन प्राय किसका? माइक्रोमीटर का या इनमें से कोई सी भी इकाई का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये सबसे छोटी इकाई है दूरी नापने की, एंगस्ट्रॉम। और जितने भी जो ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनेलीज है, कोशिका अंगक जो है, उनकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए अपन एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अपन बात करते हैं तो एक अति सूक्ष्म इकाई है। तो ये एक छोटी आकार आमाप की कोशिका होगी। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि कोशिकाओं किस तरीके का करती है। तो सब पहले तो अपन बात करें सजीव जगत की सबसे छोटी इकाई, सजीव जगत की सबसे छोटी इकाई कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? देखो, अपने को पता है कि कोशिका को हम नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो।
तो ये है नग्न नेत्र। ऐसे अपन कोशिका को नहीं देख सकते, तो कोशिका को देखने के लिए अपने को क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखो, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म यानी छोटी, दर्शी यानी दिखाना, यानी छोटी वस्तुओं को दिखाने वाला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग अपन करते हैं छोटी चीजों को देखने के इनके लिए। तो कोशिका को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप फिर भी ये सोचे कि बहुत सारी कोशिकाएं बड़ी भी है, वो भी अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो उन्हें अपन नग्न नेत्रों से भी देख सकते हैं। ये अपन ने जनरली बात की कि कोशिकाओं को हम नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, क्योंकि प्राय कोशिकाएं छोटे आकार की। तो अपवाद तो है, बड़ी कोशिकाएं भी होगी। तो अब अगर आप कोशिका देखना चाहते हैं तो प्याज लें, प्याज की दोनों झिल्लियों के जो लेयर्स होती है उसकी, उनके मध्य एक पारदर्शी झिल्ली रहेगी, मेम्ब्रेन रहेगी, पतली, बिल्कुल एकदम पतली झिल्ली रहेगी। उस पतली झिल्ली को किसी ग्लास पे, पारदर्शी ग्लास पे चिपका दीजिए और उसके बाद लाइट के सामने से देखें तो आपको उसमें इस तरीके के चेंबर नजर आएंगे, आयताकार शेप वाले इस तरीके के चेंबर उसमें आपको नजर आएंगे। इस तरीके के प्रकोष्ठ आपको उसमें नजर आ सकते हैं, ये प्रकोष्ठ आपको नजर आएंगे उसमें। और यही ये जो प्रकोष्ठ आपको दिखाई देंगे उसमें इस तरीके के, यही क्या है? कोशिका है। ऐसे चेंबर नजर आएंगे, तो ये चेंबर ही क्या है? कोशिका है। तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं सब सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहे थे अपन, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सेल वॉल रहित क्या है? जीवाणु से छोटे आकार आमाप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके द्वारा पेड़ पौधों और जंतुओं में विभिन्न डिजीज या रोग पैदा किए जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा और इसकी जितनी भी जो जातियां लगभग छोटी कोशिका के रूप में है। इसे अपन PPLO बी के नाम से जानते हैं। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके जब आरंभिक अवस्था में जब इनकी खोज हुई थी तो इनको नाम नहीं दे पाए थे। तो जो निमोनिया रोग जो जीवाणु के कारण होता है उनके समान आकार आकृति के थे, परंतु उनसे छोटे थे, तो इसी कारण से इनको क्या नाम दिया गया था? PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जीवाणु सदृश जीव जो कि निमोनिया रोग करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया था PPLO। तो माइकोप्लाज्मा की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें अपन बात कर सकते हैं गैलीसेप्टिकम, एक है माइकोप्लाज्मा लेडवेलाई। तो ये सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। और अगर इसके आमाप की अपन बात करें तो इसका आमाप है बेटा 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक। तो माइकोप्लाज्मा जो है सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर अपन बात करते हैं जंतु जगत की सबसे बड़ी सेल, जंतु जगत की सबसे बड़ी सेल या कोशिका, तो वो है भी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग जो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। और इसके साइज की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 17.5 मल्टीप्लिकेशन 15 सेंटीमीटर डायमीटर की ये कोशिका होती है। तो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गई? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगली अपन बात करें मानव की सबसे बड़ी सेल, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होता? तो वो है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। तो तंत्रिका सेल मानव की सबसे बड़ी कोशिका है जो लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेंथ की होती है। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। आगे अपन बात करें मानव की सबसे छोटी
सेल, मानव की सबसे छोटी कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो शुक्राणु। शुक्राणु मानव की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, स्पर्म जिसे अपन कहते हैं, और ये 60 माइक्रोमीटर लेंथ के होंगे, 60 माइक्रोमीटर लेंथ के। जो मैंने बनाया भी था कि इसमें ये एक स्पून के समान शेप हो गई, ये इसका हेड हो गया, ये इसका मिड पार्ट हो गया और ये इसकी टेल हो गई। तो ये कितना लेंथ है, कितनी है, 60 माइक्रोमीटर, जो कि मानव की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो देखिए पादप रहेगा, तो देखो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका हो गई अपने, जंतु जगत की हो गई, मानव की सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई। अब अपन बात करें पादप जगत की। पादप जगत की सबसे बड़ी सेल, तो देखिए यहां पर रेमी एक प्लांट है और इसके अलावा हेम्प एक प्लांट है। इनके जो रेसे हैं, हेम्प, रेमी व हेम्प के रेसे, जो लगभग ये होता है बेटा 55 सेंटीमीटर का एक रेसा, जो एक सेल के रूप में जाना जाता है। जाइलम और फ्लोएम के रेसे ये होते हैं 1 मीटर लंबे, तो 1 मीटर लंबा रेसे होंगे। जाइलम और फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं वो, तो एक यूनिसेल है, एक सेल की आकृति को बात कर रहे हैं अपन, ये एक कोशिका की आकृति। पादप जगत की सबसे बड़ी सेल जो होगी रेमी या हेम्प के रेसे, जो मर्त सेल के रूप में। अगर मैं बात करूं कि एक कोशिकीय जीवों में पादप की अगर मैं बात करूं तो पादपों में सबसे बड़ी जो कोशिका होगी एसिटाबुलेरिया सेवाल। एसिटाबुलेरिया जो सेवाल है वो एक पादप जगत की सबसे बड़ी, अपन क्या कहें, जीवित कोशिका के रूप में मान सकते हैं इसको। और ये लगभग 10 सेंटीमीटर, जो कि एक कोशिकीय जीवों की बात कर रहे हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, जीवाणु की, तो जीवाणु सेल की अगर साइज की अपन बात करते हैं तो ये 0.5 से 15 माइक्रोमीटर तक की साइज के होते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कोशिकाओं के आकृति में बहुत अत्यधिक भिन्नता पाई जा रही है, और सबसे बड़ी, सबसे छोटी जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका जो सजीव जगत की है, सबसे बड़ी कोशिका जंतुओं की अगर अपन बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव की सबसे बड़ी बात करें तो तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका मानव की बात करें तो शुक्राणु है। पादप जगत की सबसे बड़ी कोशिका की अगर अपन बात करते तो हेम्प या रेमी प्लांट के रेसे हैं। एक कोशिकीय जीव में अगर मैं पादप की बात करूं तो एसिटाबुलेरिया की, और जीवाणु की जो कि एक कोशिकीय है ये भी, तो उनकी साइज भी मैंने आपको बता दी। तो ये कोशिका की साइज की बात हो रही है अपनी, तो साइज आपके समझ में आ गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि मानव के अंडा जो है, मानव का जो अंडा है उसकी क्या साइज है, तो वो लगभग 100 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। तो मानव के अंडे की कोशिका की अगर साइज अपन बात करें तो 100 माइक्रोमीटर व्यास के। तो ये थी कोशिकाओं की साइज। अब देखिए कोशिकाओं की जो साइज है वो भी कुछ कारक है जो इस साइज को निर्धारित करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें वो कोशिकाएं जो उपापचय रूप से बहुत अत्यधिक सक्रिय होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती है, वो कोशिकाएं छोटे आकार आमाप की है। तो उपापचय रूप से सक्रिय कोशिकाएं छोटे आकार आमाप की है, और जो उपापचय रूप से डीएक्टिव या निष्क्रिय कोशिकाएं हैं वो बड़े आकार आमाप की है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कोशिका के आकार जो साइज है उसको निर्धारित करता है। इसके अलावा केंद्रक द्रव्यमान सूचकांक, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो केंद्रीय द्रव्यमान सूचकांक की अगर अपन बात करें तो अगर ये रेशो अनुपात जो है केंद्रक द्रव्यमान सूचकांक या ये जो अनुपात है ये अगर क्या है, ये अगर अधिक है, लार्ज है, मतलब इसकी जो अनुपात है इसका मान अधिक है, तो कोशिकाएं छोटे आकार की होगी, और यदि इसका मान जो है कम है तो कोशिकाएं बड़े आकार आमाप की होती है। तो कोशिकाओं की जो
आमाप है वो उसकी उपापचय क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो उपापचय रूप से जो सक्रिय कोशिकाएं होती है वो छोटे आकार आमाप की होती है, और उपापचय रूप से जो कोशिकाएं निष्क्रिय होती है वो छोटे आकार आमाप की होती है। जिन कोशिकाओं का न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम है वो बड़ी आकार आमाप की होगी, और जिनका अधिक है वो छोटे आकार आमाप की कोशिकाएं होगी। इसके अलावा जो पृष्ठीय आयतन है, पृष्ठीय आयतन क्षेत्रफल है, वो भी कोशिकाओं के आकार को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर है जो कोशिकाओं के आकार को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के मटेरियल को लेकर जाती है वो कोशिकाएं एक ब्लक में होती है और छोटे आकार आमाप की होती है, और एक ब्लक में होकर बड़े आकार में ले लेती हो। इसके अलावा जो शरीर से, बॉडी से जो वेस्टेज मटेरियल को बाहर रिमूव करती है वो कोशिकाएं बड़े आकार आमाप की होती है। तो कोशिकाओं के आकृति की अपनी बात हो गई। तो कोशिकाएं कैसे आकृति की है वो अपनी हो गई, कैसी साइज की है वो अपनी हो गई, इसकी खोज किसने की वो हो गई। अब अपना लास्ट पॉइंट बच रहा है वो है जीवन अवधि। तो हम बात करें बेटा कोशिका की जीवन अवधि। तो देखिए कोशिका की जीवन अवधि देख रहे हैं अपन, लाइफ स्पेन। तो अपना ये 4th पॉइंट है जो इस टॉपिक का है वो है लाइफ स्पेन ऑफ सेल, कोशिका की जीवन अवधि। देखो मैंने सेल थ्योरी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कई बार आपको बताया कि कोशिका एक निश्चित जीवन अवधि रखती है। तो देखिए भाई अपनी यहां बात करें, प्रत्येक सेल एक निश्चित जीवन अवधि रखती है, निश्चित जीवन अवधि रखती है। सबसे पहली बात अपनी आगे अपन बात करें तो देखिए जो कोशिका की जो जीवन अवधि है वो आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। तो कोशिका की जीवन अवधि, जो जीवन अवधि है वो आनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, यानी इनके द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका की जीवन अवधि जो है वो आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। आगे अपन बात करें तो जीवाणु कोशिका की अगर मैं जीवन अवधि बात करूं तो देखो जीवाणु सेल की जीवन अवधि जो है वो कुछ घंटों की होती है, कुछ घंटों की। तो जीवाणु कोशिकाओं की जीवन अवधि जो है वो कुछ घंटों की है। यदि मैं मानव की बात करूं तो मानव की जो कोशिकाएं हैं तो मानव सेल की जीवन अवधि जो है वो 10 से 12 घंटे की होती है। तो मानव सेल की, अब इनमें अलग अलग जो है जीवन अवधि का मान अलग अलग है। यदि मैं यहां पर बात करूं कि तंत्रिका और पेशीय कोशिकाओं की बात करूं तो बहुत लंबी जीवन अवधि है। तो ये मानव की अक्सर अपन जनरल बात कर रहे हैं कि मानव जो सेल है उनकी जीवन अवधि अक्सर प्राय 10 से 12 घंटे की होती है। यहां अपन और अगर बात करते हैं जीवन अवधि से संबंधित कुछ पॉइंट्स, तो अपन देखिए जीवन अवधि संबंधित और कुछ पॉइंट बात करें तो देखिए यहां अपन बात करें कि जो अपनी तंत्रिका सेल व पेशीय जो मस्कुलर सेल है, पेशीय सेल की जीवन अवधि जो है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। आगे अपन बात करें जो कोशिका की जो जीवन अवधि वो एक दूसरे से रिप्लेस्ड होती रहती है क्योंकि सेल डिवीजन के द्वारा। तो कोशिकाओं की जीवन अवधि जो है, कोशिका की जीवन अवधि कोशिका विभाजन द्वारा क्या होती रहती है, प्रतिस्थापित होती रहती है। तो देखिए जंतुओं में स्टेम सेल के डिवीजन से
ये जीवन अवधि जो है वो रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो देखिए जो जीवन अवधि है, ये जो सेल की जो डेथ है उसे एपोस्टेसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो अगर कोशिका की जो डेथ है उसे अपन एपोस्टेसिस वर्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए एपोप्टोसिस के नाम से अपन, या एपोप्टोसिस किसे कहते हैं भी, कोशिका की जो मृत्यु है उसे अपन क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये है अपने कोशिका की जीवन अवधि। तो देखा अपन ने देखा यहां 4 टॉपिक अपन ने बात किए, जो समराइज रूप में मैं वापस रिपीट करूं आपको। तो अपन ने कोशिका की खोज, कोशिका की आकृति, कोशिका का आमाप और कोशिका की जीवन अवधि की बात की अपन। कोशिका की खोज में अपने 2 साइंटिस्ट याद रखना है, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। कोशिका विभिन्न आकृतियों वाली है, जिसमें गोलाकार, अंडाकार, ताराकार आकृतियां रख सकती है। कोशिका के आमाप में भी अपन बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो होगी जंतुओं में। यदि अगर अपन जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। पादप जगत की अगर अपन सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो हेम्प रेसे या रेमी के रेसे। मानव की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो स्पर्म सेल। ठीक है, लाइफ स्पैन की बात करें तो कोशिकाओं की जीवन अवधि एक निश्चित जीवन अवधि होती है, और अक्सर कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा अपनी जीवन अवधि में रिप्लेस करती रहती है। अगर जीवाणु कोशिका की जीवन अवधि की अपन बात करते हैं तो वो कुछ घंटे होती है। मानव अगर कोशिकाओं की जीवन अवधि की बात करें तो वो 10 से 12 घंटे हो सकती है। जो तंत्रिका और पेशीय जो कोशिकाएं उनकी जीवन अवधि बहुत अधिक होती है, और जो जीवन अवधि है वो एक आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रिया है। जीवन या सेल डेथ को अपन एपोप्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये है भी अपने आज का टॉपिक, जिसमें हमने कोशिका की खोज, आकृति, आमाप और जीवन अवधि की बात की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।